हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हमारा यूपीपीएससी के लिए इंडियन ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? ऑप्शन है ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 3 घंटा और ऑप्शन डी आधा घंटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 घंटा। गुजरात का जो सबसे पश्चिमी गांव है और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव में 2 घंटे का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसमें लगभग 29 डिग्री का अंतर है। और ये आपको पता है कि प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे का समय अंतराल हो जाता है, यानी प्रत्येक 15 डिग्री के अंतर पर समय में 1 घंटे का परिवर्तन होता है। इसलिए लगभग 30 डिग्री के आसपास होने के कारण भारत के सबसे पश्चिमी गांव और भारत के सबसे पूर्वी गांव में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय मानक समय। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है उसे भारत की मानक समय रेखा माना गया है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं वो राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से होकर भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर भी गुजरती है और उत्तर प्रदेश से होकर भी गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? ऑप्शन है ए इलाहाबाद नैनी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद नैनी। जो भारतीय मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? ऑप्शन है ए 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी बताया था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है, वो लगती है बांग्लादेश से। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। जो भारत की बांग्लादेश से सीमा लगती है वो है 4096.7 किलोमीटर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, वो हैं पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो इनमें से वो राज्य कौन सा नहीं है? असम से भी लगती है, मेघालय से भी लगती है और मिजोरम से भी लगती है, लेकिन नागालैंड से बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं
भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? ऑप्शन है ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो सबसे पहले बात करते हैं भूटान देश की। तो भारत की जो भूटान से सीमा लगती है वो लगती है 699 किलोमीटर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और भूटान से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती हैं, वो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा राज्य नहीं है जिसकी सीमा भूटान से नहीं लगती? सिक्किम की भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है, पश्चिम बंगाल की भी लगती है, लेकिन मेघालय की नहीं लगती। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। तो म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार से भारत की कुल सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। म्यांमार से भारत की कुल सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। और म्यांमार से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो नागालैंड की भी सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है, मिजोरम की भी लगती है, लेकिन असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ऑप्शन है ए जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान से जो भारत की कुल सीमा लगती है वो लगती है 3323 किलोमीटर, यानी 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान की जो भारत से सीमा लगती है वो लगती है 3323 किलोमीटर। और भारत के 5 राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। हरियाणा की सीमा भी पाकिस्तान से नहीं लगती है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर यहाँ हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, इन सभी राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ऑप्शन है ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और भारत की जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है वो लगती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, यानी भारत के ऐसे पड़ोसी राज्य जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। ऑप्शन है ए सिक्किम भूटान, ऑप्शन बी सिक्किम बिहार, ऑप्शन सी असम बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश हरियाणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम बिहार। भारत के ऐसे पड़ोसी राज्यों का युग्म, यानी भारतीय राज्यों का ऐसा युग्म जिनकी सीमा नेपाल से लगती है, वो है सिक्किम बिहार। और नेपाल से जो भारत की कुल सीमा लगती है वो लगती है 1751 किलोमीटर। और भारत के 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल से लगती हैं, वो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? ऑप्शन है ए अमेरिका कनाडा सीमा रेखा, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, ऑप्शन सी भारत चीन सीमा रेखा और ऑप्शन डी रूस फिनलैंड सीमा रेखा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। और इसका निर्धारण किया गया था 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, इसलिए इसका नाम पड़ा रेड क्लिफ रेखा।
ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बर्मा, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी तिब्बत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे कहा जाता है डूरंड लाइन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और डूरंड लाइन का निर्धारण किया गया था 1893 में। एक ब्रिटिश गवर्नर थे जो उनका नाम था मोर्टिमर डूरंड, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया डूरंड लाइन। उनके द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से डूरंड लाइन का निर्धारण किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ऑप्शन है ए अध्यारोपित सीमा का, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती सीमा का, ऑप्शन सी अवशिष्ट सीमा का और ऑप्शन डी परवर्ती सीमा का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अध्यारोपित सीमा का। जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा, वो एक अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा रेखा किसे कहते हैं? अध्यारोपित सीमा रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति के द्वारा किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण भी ब्रिटेन के द्वारा किया गया था 1947 में। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? ऑप्शन है ए डूरंड रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा। जो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है उसे नाम दिया गया है मैकमोहन रेखा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था 1914 में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ऑप्शन है ए स्वेज नहर, ऑप्शन बी पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाक जलडमरू मध्य। श्रीलंका भारत से अलग होता है वो होता है पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। यानी भारत और श्रीलंका के बीच में जो जलडमरू मध्य है वो है पाक जलडमरू मध्य। और इसके लिए एक पॉइंट और याद रखना है, पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से भी जोड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। भारत का जो सिक्किम राज्य है उसकी सीमा नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और चीन से भी लगती है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है उसके 3 तरफ, उसके उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण में, वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो उसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे भारत की कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसका हमें बढ़ता हुआ क्रम बताना है। ऑप्शन है ए चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ऑप्शन बी नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो जो सबसे लंबी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भारत की, वो लगती है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ। तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा इन सभी देशों में लगती है भारत की नेपाल के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उससे ज़्यादा उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद बांग्लादेश के साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी। इसका देख लेते हैं कि किस देश के साथ कितनी सीमा लगती है। वैसे ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी एक साथ देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये है, एक तरफ है देश और दूसरी तरफ है उसकी सीमा की लंबाई, कि उस देश की सीमा भारत से कितनी लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो भारत की स्थलीय सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ, कितनी, 4096.7 किलोमीटर। फिर चीन से लगती है 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान से लगती है 3323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल से 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार से 1643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान से 699 किलोमीटर और उसके बाद अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। और भारत की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15,106.7 किलोमीटर। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, भारत को 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है भारत को, तो वो हैं, सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तर का मैदानी प्रदेश यानी उत्तर का मैदानी प्रदेश, और नंबर 3 पठारी प्रदेश, नंबर 4 तटवर्ती मैदानी प्रदेश, नंबर 5 द्वीप समूह और नंबर 6 भारतीय महामरुस्थल। तो इन 6 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश, द्वीप समूह और भारतीय महामरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए भाबर में, ऑप्शन बी तराई में, ऑप्शन सी शिवालिक पहाड़ियों में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तराई में। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में यानी हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं पाताल तोड़ कुएं की। तो पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे कुएं होते हैं जिनमें एक बार खुदाई की जाती है और उसके बाद जल स्वयं ही सतह पर निकलता रहता है। उन कुओं को कहते हैं पाताल तोड़ कुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है हमारा, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो मेघालय का पठार है वो दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। मेघालय का पठार दक्कन पठार से एक गैप के द्वारा अलग हो गया था और वो गैप है मालदा गैप। तो मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही भाग है, ये बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। जब किसी पर्वत का निर्माण होता है तो उसके ऊपर उठे हुए भाग को हम कहते हैं अपनति और नीचे धंसे हुए भाग को कहते हैं अभिनति। तो जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। क्यों? क्योंकि जब हिमालय का उत्थान हुआ तो पीछे से जो प्रायद्वीपीय पठार था वो नीचे धंस गया। प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी किनारा था उसके नीचे धंसने और हिमालय के पठार के ऊपर उठने के कारण बीच में एक द्रोणी का निर्माण हुआ था, यानी बीच में एक खाई का निर्माण हुआ था, जो कि बाद में हिमालय से निकलने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया गया उसके द्वारा धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर एक मैदान का निर्माण हुआ। तो गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, यानी 4 डीप में हुई है। ये कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर 4 है हमारा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। इसमें चीनी प्लेट का कोई योगदान नहीं है। ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि उसमें चीनी प्लेट का भी योगदान था। इसलिए इसका कथन कथन नंबर 4 गलत है। तो इसका सही आंसर होगा कथन 1, 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है हमारा, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार है, वो सबसे प्राचीन भाग है, वो गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, यानी ये ऑप्शन भी हमारा सही है। जो हिमालय पर्वतमाला है वो एक नवीन फोल्डेड पर्वत है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। तो ये कथन गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो भारत का पश्चिमी समुद्र तट है उसका निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है, यानी उसका निर्माण भूमि के उत्थान के कारण हुआ है। तो ये कथन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, वो है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। भारत में जो अधिकतम कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना लैंड की शिलाओं में ही पाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। ऑप्शन है ए विंध्यन, ऑप्शन बी कुड़प्पा, ऑप्शन सी धारवाड़, ऑप्शन डी गोंडवाना। तो सबसे पहले चट्टान प्रणाली की बात करते हैं। सबसे पहले निर्माण होता है आर्कियन क्रम की चट्टानों का। आर्कियन क्रम की चट्टानों के जो अवसाद होते हैं उनसे निर्माण होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्माण होता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के निर्माण के बाद निर्माण होता है विंध्यन क्रम की चट्टानों का, और विंध्यन क्रम की चट्टानों के अवसादों से निर्माण होता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। तो सबसे नवीनतम जो चट्टान प्रणाली है वो है गोंडवाना चट्टान प्रणाली, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। यानी कथन और कारण दिया गया है, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, यानी उनमें वर्ष भर पानी रहता है। कारण है हमारा, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो ये कथन हमारा सही है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। उसका रीज़न है कि जो सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उनका स्रोत हिमनदों में होता है, इसलिए वो हमेशा वर्ष भर उनमें पानी रहता है। तो इसका कथन दोनों सही हैं, लेकिन इस कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से कथन और कारण है। कूट की सहायता से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। तो ये बिल्कुल सही कथन है, अभी देखा था। इसका कारण है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही का कारण है, मतलब ये कथन भी बिल्कुल सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, क्योंकि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र यानी शिवालिक, उसके सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन है ए तराई, ऑप्शन बी दून, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी भावर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भावर। जो भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो समतल मैदान फैला हुआ है उसे कहा जाता है भावर। ये भावर 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी होती है, और इसका निर्माण यानी भावर का निर्माण कंकड़ पत्थर और बजरी के निक्षेप से होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ऑप्शन है ए ट्रांस हिमालय,
ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी वृहत हिमालय, ऑप्शन डी अरावली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिवालिक। जो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश यानी हिमालय का सबसे दक्षिणी प्रदेश है वो है शिवालिक, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। ऑप्शन है ए इयोजोइक में, ऑप्शन बी पैलियोजोइक में, ऑप्शन सी मेसोजोइक में, ऑप्शन डी सेनोजोइक में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सेनोजोइक में। जो शिवालिक श्रेणियां हैं, शिवालिक पर्वतमाला है, उसका निर्माण सेनोजोइक कल्प में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। ऑप्शन ए है हमारा सिंधु और सतलज, ऑप्शन बी काली और तीस्ता, ऑप्शन सी सतलज और काली, ऑप्शन डी तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सतलज और काली। सतलज और काली नदी के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालय, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर सिंधु और सतलज की बात करें तो सिंधु और सतलज नदी के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है असम हिमालय। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु हिमालय स्थित है मध्य में। ऑप्शन है ए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के, ऑप्शन बी शिवालिक और महान हिमालय के, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय और शिवालिक के, और ऑप्शन डी शिवालिक और बाह्य हिमालय के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिवालिक और महान हिमालय के। जो लघु हिमालय है वो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है, क्योंकि हिमालय की जो सबसे दक्षिणी श्रृंखला है वो होती है शिवालिक, उसके ऊपर मिलता है हमें लघु हिमालय जिसे हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, और फिर उसके ऊपर मिलता है हमें महान हिमालय। तो जो लघु हिमालय है वो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।